नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1773 से लेकर 1853 तक के एक्ट की संपूर्ण चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद के साथ। टॉपिक की शुरुआत करते हैं 1773 से लेकर 1853 तक का एक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1773 के एक्ट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। 1773 के एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी ब्रिटेन को, जो 1773 का एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहते हैं उसको लाया, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। कब आई? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन हुआ और 1757 तक काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका था, इसका विस्तार हो चुका था। और यहाँ पे प्लासी का युद्ध ये लड़ी 1757 में, ये प्लासी का युद्ध लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी और ये जीत गई। इन्होंने अपना जीत दर्ज किया। 1764 बक्सर का युद्ध लड़ा इन्होंने और यहाँ पे भी इनकी विजय हुई। इसके तहत वैसे तो 1757 के अंतर्गत ही सारे जो व्यापारिक और प्रशासनिक मामले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आ गए थे, लेकिन 1764 के बाद बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ कह लीजिए, बजा बजा कहने वाली बात है कि अब हम यहाँ के हुकूमत की सरकार हैं। 1757 के बाद सभी को पता चल चुका था कि हाँ अब सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। लेकिन 1764 का जब उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, उसके बाद तो समझ लीजिए ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने घोषणा करी कि हाँ हम हैं अब यहाँ के राजा। ये सब चीजें वहाँ ब्रिटेन में बैठी रानी हमारी देख रही थी। ब्रिटेन में उन्होंने देखा कि हमारी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। हमने उन्हें व्यापार करने के लिए भेजा था वहाँ पे, और वो जो है भारत में अपना विस्तार कर रही है। व्यापारिक कार्य तो उन्होंने बढ़ाया, साथ में प्रशासनिक कार्यों में भी उन्होंने अपना विस्तार किया। ये बात उनको रास नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी और बड़े स्केल पे जाती तो कहीं ना कहीं घाटा होता ब्रिटेन को। तो इसी के लिए 1773 का एक्ट आया। 1773 का एक्ट आया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 का एक्ट इसलिए लाया गया कि ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी शक्ति को कम करने के लिए लाया गया 1773 का एक्ट। सामान्य शब्दों में बोले तो 1773 की कुछ प्रमुख बातें। 1773 का एक्ट जो है हमारा, सबसे पहले जो व्यवस्था करता है वो ये कि एक गवर्नर जनरल का पद का सृजन करता है। यानी अब रानी ने सोचा कि अगर हमें सत्ता चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि नियंत्रण बनाए, तो हमारा एक व्यक्ति होना चाहिए जो उस पर नियंत्रण रख सके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण रख सके। और इसी के लिए 1773 का एक्ट में गवर्नर जनरल के पद की एक सृजन किया गया। किसकी सृजन किया गया? गवर्नर जनरल के पद की। गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। इसके लिए 4 सदस्यीय काउंसिल, 4 सदस्यीय काउंसिल की व्यवस्था करी गई। काउंसिल की व्यवस्था करी गई। यानी गवर्नर जनरल का पद कैसा था, मैं सामान्य शब्दों में समझाता हूँ। गवर्नर जनरल जो है वो सारी शक्तियाँ निहित हो गई थी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। उन्होंने 4 प्रेसिडेंसी को और विलुप्त कर दिया था और एक ही गवर्नर जनरल बनाया था, जिसमें था बम्बई का, कलकत्ता का, मद्रास का। इन सारी की सारी प्रेसिडेंसी एक के हाथ में आ गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में। अब जितने भी विधायक संबंधी जो निर्णय है, जो नीति निर्माण के कार्य हैं, वो कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी गवर्नर जनरल के द्वारा नीति निर्माण किया जाएगा। और उसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल की व्यवस्था करी गई। और जो ये सदस्य थे ना, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं थे, ये सारे के सारे ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के सांसद के द्वारा भेजे गए सदस्य थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की तरफदारी करेंगे ना ये लोग। तो तीसरी चीज, इसके तहत जो थी कंपनी के कर्मचारी को, कंपनी के जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों, निजी जो व्यापार करते थे,
निजी व्यापार पर प्रतिबंध किया गया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध किया गया। 1773 का एक्ट के तहत जो कंपनी के जो व्यापार कर्मचारी थे, उनके जो निजी व्यापार थे उनको बंद किया गया। उन्हें मना किया गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते, घूस नहीं ले सकते, रिश्वतखोरी जैसे मुद्दों पर उन्होंने नकेल कसने की कोशिश करी थी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कब हुई थी? 1774। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। ये एक एक लाइनर के क्वेश्चन, ये तो याद होने चाहिए हमें। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इसी एक्ट के तहत और 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 4 बातें याद करनी चाहिए कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। उसने उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल की व्यवस्था करी गई। तीसरी बात कि इसमें कर्मचारी के जो निजी व्यापार थे उस पर प्रतिबंध किया गया। और ये एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? ब्रिटेन द्वारा। किसके लिए? कंपनी के लिए। ये बात याद रहनी चाहिए। और अगर इसके आगे की अब बात करते हैं, हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी फिर भी वो आगे बढ़ रही थी क्योंकि उनके हाथ में प्रशासनिक मामले आ गए थे। अब इसको देखते हुए जो है ब्रिटेन ने एक और एक्ट लाया, वो लेके आया 1784 का एक्ट। कौन सा एक्ट? 1784 का एक्ट, जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई, कुछ कमियां रह गई। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी अपनी शक्तियों का विस्तार करती जा रही थी और शक्तियों का विस्तार देख के ब्रिटेन कहीं ना कहीं भयभीत हो रहा था। अगर ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी ही हानि करेगा। इसीलिए 1784 का एक्ट लाया। 1784 का एक्ट, उस एक्ट में और अच्छे परिवर्तन से लाया। और इसमें सबसे अच्छी बात कि द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत, व्यवस्था की शुरुआत। अब ये द्विसदनीय व्यवस्था क्या है सर? बताता हूँ। भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा। जो उस वक्त जो थी वो व्यापारिक और प्रशासनिक, ये 2 मामले थे। इन 2 मामलों को कंट्रोल करने के लिए व्यापारिक का जो मामला है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्रशासनिक मामला जो दिया गया वो ब्रिटेन को। व्यापारिक मामला ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्रशासनिक मामला ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने अपने हाथ में प्रशासनिक मामला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फिर भी लग रहा कि कहीं ना घटोला है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक मामला जो हाथ में उसके दिया था उसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये क्या है सर? ये कुछ है नहीं, उसके ऊपर नियंत्रण रखना। यानी ब्रिटेन ने तो पूरा सत्ता हथियाने का कोशिश 1784 में किया, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। जो प्रशासनिक मामले थे उसने ले लिया था 1784 एक्ट में, लेकिन व्यापारिक मामला जो कंपनी को दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई। और उसके अंतर्गत जितने भी निर्णय हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा लिए जाएगा। और जो इसका सदस्य था वो ब्रिटेन के द्वारा था। ये बात ध्यान रखना, ब्रिटेन का सदस्य था इसका, ब्रिटेन संसद के द्वारा, संसद से आता था इसका सदस्य। ये बात हो गई। और इस अधिनियम में एक बात और खासियत ये है, इस अधिनियम में एक खासियत और है कि जो पहली बार जो है ना भारत के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश क्षेत्र। पहली बार भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया इस अधिनियम के द्वारा। 1784 का एक्ट याद रहना चाहिए। 2 बातें, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत। द्विसदनीय व्यवस्था में व्यापारिक कार्य कंपनी को और प्रशासनिक कार्य ब्रिटेन को, और व्यापारिक कार्य पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। और साथ में पहली बार भारत के अधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। भारत क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का एक्ट आता है इसके बाद।
1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में व्यापार कर रही थी, और इस यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को रोकथाम लगाने के लिए कोई और कंपनी थी ही नहीं, कोई और कंपनी थी ही नहीं। तो जो 1813 का एक्ट है वो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, इतना भरपूर मात्रा में उत्पादन होने लग गया कि खराब होने लग गया उनका उत्पादन, और इसी के तहत अब बाजार ढूंढने की आवश्यकता पड़ गई, इंग्लैंड को बाजार ढूंढने की आवश्यकता पड़ी, जिसके द्वारा ही 1813 के एक्ट में एकाधिकार को समाप्त किया गया। एकाधिकार जो सिर्फ कंपनी शासन करते थे जहाँ पे भारत में, अब वहाँ पे अन्य राज्य अन्य कंपनियां भी आने लगी। एकाधिकार समाप्त, यहाँ पे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात इसमें ये करी गई कि चाय और चीन पर व्यापार को एकाधिकार रखा गया, पर व्यापार को एकाधिकार ही रखा गया। क्या रखा गया? एकाधिकार। तीसरी बात इसमें यह कही गई कि अब औरों को भी मौका मिला, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों ना हम भारत में, अगर भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी भी औद्योगिक क्रांति के लिए माल बेचने के लिए बाजार का कार्य कर रहा था भारत उस वक्त, तो कहीं ना कहीं जो है भारत को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम भारत को अगर सही ढंग से समझ लें तो अत्यधिक दिनों तक हम व्यापार कर सकते हैं भारत के ऊपर। इसी विचार के तहत कंपनी ने जो है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की बात करी गई, प्रति वर्ष खर्च करने की बात करी गई, करने की बात। अब ये 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे कहाँ, ये समझते हैं। 1 लाख रुपए जो खर्च हैं वो कोई विकास कार्य में नहीं लगाए जाएंगे, वो कंपनी को भारत को समझने के लिए लगाए जाएंगे कि भारत में साहित्य कैसा है, भारत में किस चीज़ का प्रचलन है, भारत की संस्कृति कैसी है, भारत का विज्ञान कैसा है, भारत में कितनी रियासतें, कितने रियासतों में क्या क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों का ज्ञान लेने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 का जो एक्ट है वो इसी के द्वारा 1 लाख रुपए खर्च कर रहे थे कि उनका विज्ञान और साहित्य के ऊपर पूरा रिसर्च किया जाए, ताकि उनके जो हमारे ऊपर शासन करने की पद्धति है उनको और अच्छे ढंग से अपनाई जाए, और अच्छे ढंग से अपनाने के साथ ही लंबे समय तक चलाई जाए। इसीलिए 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए की बात करी गई। इसके बाद हमारा एक्ट आता है 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट 1833 का एक्ट, एकाधिकार तो खैर समाप्ति हो गया था, यहाँ पे एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। अब ब्रिटेन ने व्यापारिक और कम प्रशासनिक दोनों अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। जो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया था, बंगाल गवर्नर जनरल का पद सृजन हुआ था, अब वह जो है भारत का गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कानून बनाने की जो शक्ति है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई, कानून बनाने की जो शक्ति है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई, यानी विधायिका संबंधित जितने भी मामले थे वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गए। विधायिका संबंधित जितने भी मामले थे वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गए। और इसके अंतर्गत एक व्यवस्था और करी गई कि किसी भी भारतीयों को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान ओहदा दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें, जो समान वाली बात है, ये सारे ढकोले वाली थी, ये सारी बातें बेकार की बातें थी। जो समान अवसर की बात है, ये सारी की सारी बातें बेकार वाली बातें थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद माउंटबेटन योजना में जो सांप्रदायिक दंगे को भड़काया,
आगे हम 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे जो 1919 माउंटबेटन योजना थी उसमें भी ऐसी बात करी गई। तो ऐसे कोई था नहीं। हाँ, लेकिन एक्ट में कहा गया था कि किसी भी भारतीय नागरिक को हम धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को समान रोजगार देंगे। उसके बाद आता है हमारा 1853 का एक्ट। इस एक्ट को इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक ही बात प्रमुख है, वो ये बात थी कि ब्रिटेन ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम कभी भी भारत को अपने हाथ में ले सकते हैं, हम कभी भी भारत को अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी कभी भी ब्रिटेन की सत्ता भारत की हो सकती है, भारत शासन में आ सकती है ब्रिटेन। तो ये बात कही गई थी कि जो ब्रिटेन की जो सत्ता है वो भारत में भी लागू हो जाएगी 1853 के एक्ट के अनुसार। कभी भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन से हटा सकते हैं। 1853 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण था। तो ये बात कर ली हमने 1773 से लेकर 1853 तक के एक्ट की। इसके बाद जो है 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद 1858। उसके बाद सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता जाती है, और ब्रिटिश क्राउन के साथ